Okay ji. So I've moved to second part of our lecture today. अच्छा, बिफोर मूविंग फर्दर एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन। जो हमारे पास ये टी नॉट है, बेसिकली ये हमारे पास नो लोड टॉर्क इसे बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि बेसिकली वो कंडीशन जिस तरह हमारे पास पेट्रोफ ने जो हमें दिया था, बेसिकली वहाँ उस कंडीशन पे कोई ऐसा हम निकालें कि जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कोई ट्रांसवर्स लोडिंग वगैरह नहीं है, तो उस टाइम इनिशियली क्या काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो हमारे पास टी नॉट होगा। ओके जी, सो आगे मूव करते हैं। और यहाँ ठीक है, ये जो पी साइन थीटा डैट इज बेसिकली द कपल जनरेटेड ड्यू टू फोर्स पेयर, वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा भी था कि फोर्स पेयर बेसिकली रिस्पेक्ट कर रहा था। और उसके बाद ये नो लोड टॉर्क हो गया, ठीक है, इसको हमने कवर अप कर लिया। उसके बाद पावर लॉस्ट इन बेरिंग आ गया। अच्छा जी, ऑक्विक नंबर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास ये जो फैक्टर है इसमें अब देखो तो हमारे पास ये कैपिटल पी है, जैसे कि मैंने लास्ट में भी आपको बताया कि कैपिटल पी इज लोड हियर, ठीक है, और इट इज़ द अप्लाइड फोर्स अ बेरिंग इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट। उसके बाद इसको जो है हमने कह लें कि इसको हमने रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ ऑक्विक नंबर, यानी कि बेसिकली जिस तरह आपने देखा कि समरफील्ड नंबर, और फिर उसके बाद हमने देखा था कि वो कैसे हमें गाइड कर रहा है कि आपने क्या थिकनेस वगैरह, ये क्या ये पैरामीटर्स कहाँ होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ऑक्विक नंबर भी हमें आगे हेल्प आउट करेगा, बल्कि इनफैक्ट इसको आगे हम एक ग्राफ में देखेंगे भी। उसके बाद जो है ऑक्विक नंबर जो है वो इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी रेशो, ठीक है, इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज टू फेलियर इज द लिक्विड फिल्म। जिस तरह अभी हमने लास्ट में देखा कि वो हमें कह लें कि समरफील्ड नंबर 0.33 इंटू 10⁻⁻⁶ वो 3 पैरामीटर्स रखने थे अगेंस्ट फ्रिक्शन। बिल्कुल उसी तरह अब हमने यहाँ अगर एसेंट्रिसिटी रेशो के साथ अगर हमने कह लें कि इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी रेशो जब हम इसको लिखते हैं ऑक्विक नंबर को, तो बेसिकली हम रिलेट कर सकेंगे कि हमारे पास हम कितना नज़दीक हैं फेलियर के, यानी कि एच मिनिमम के जितना नज़दीक है। देखें, हम जितना एच मिनिमम के जितना क्लोज होता जाएंगे उतना ही हम क्लोज़र आते जाएंगे अनस्टेबल लुब्रिकेशन के ऊपर, ठीक है। और अगर आपको जो है वो स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको एच मिनिमम से आपको अपने आपको यानी कि कह लें एक तरह से थोड़ा सा आपको रखना पड़ेगा कि आप ज़रा सेफर रीजन में आपका वो तमाम फॉल कर रहा हो, ठीक है। तो अच्छा, ऐसे नहीं होता। अगर जो है लेट से अगर आप सप्लाई वगैरह अगर इसकी ज़्यादा रख देते हैं लुब्रिकेंट की, तो हो सकता है कि जो एच मिनिमम यहाँ लिखा है, यानी कि एच मिनिमम तो बेसिकली ये है ना कि आपके पास ये फिल्म आपके पास है तो मिनिमम फिल्म थिकनेस आपके पास होगी, मैक्सिमम होगी। हो सकता है अगर आप कॉन्टीन्यूस इसकी जो है फीड आप जो है फीड करते रहें तो हो सकता है कि शायद एच मिनिमम हम ना अचीव कर पाएँ, बल्कि एच मिनिमम से हमारी जो मिनिमम फिल्म थिकनेस है जो एक्चुअल में शायद हो सकता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही रहे, या फिर यानी कि बेसिकली आपको एक मेजर आपको एक मिल रहा है, ठीक है। कि बल्कि इनफैक्ट जब हम ये आगे जाके जो है आगे क्राइटेरिया ट्रम्बलर्स क्राइटेरिया देखेंगे तो उसमें फिर आप देखोगे कि हमें बताया गया है कि भाई आपने एच मिनिमम इस वैल्यू तक ही रखनी है, इससे नीचे नहीं जाना। तो वो जब हम उस पर आएंगे तो उसको भी हम कवर करेंगे। एनीवेज आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हो कि ये हमारे पास एक बेसिकली ऑक्विक नंबर और एसेंट्रिसिटी रेशो के दरमियान एक जो है कह लें कि ग्राफ है, ठीक है। बेसिकली ऑक्विक ने क्या किया था, ऑक्विक था, डू बॉयस था या डी बॉयस, इस तरह का एक साइंटिस्ट था। बेसिकली इन दोनों के ये काम है। जो डॉटेड में आपको नज़र आ रहे बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन है जो उन्होंने परफॉर्म की, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, एक जो है हमारे पास ये एक जो सबसे पहले आपको एक कर्व नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल कर्व है जो कि अभी जो है हमने यहाँ डिराइव की, जो कि हमने देखी। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंटल कर्व है जो एक्सपेरिमेंटल डाटा की ट्रेंड लाइन बनाई गई थी, ठीक है। एक्सेल में एक ऑप्शन भी है, एक होता है ट्रेंड लाइन का, शायद आपने यूज़ किया। तो बेसिकली करता है क्या कि आपके पास जो डिफरेंट डाटा है उसको एक जेनेरिक एक फॉर्म ऑफ लाइन में ले आता है, यानी कि एक ट्रेंड शो कर रहा होता है कि किस तरह ये मूव हो रहा है। सो ये ट्रेंड लाइन है। इसी तरह अगर आप ये इसके ऊपर देखो, सो ये बेसिकली आप देख रहे हो कि अगर जो है हम एसेंट्रिसिटी रेशो जो है अगर हम एंड्स पे यानी कि हमने उसको इनकॉर्पोरेट किया तो वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो अगर आप ये देखो, ये जो दरमियान में गैप है, ये दरमियान में गैप किस वजह से आ रहा है कि जो मिस अलाइनमेंट और इलास्टिक डिफ्लेक्शन वगैरह जो शाफ्ट वगैरह के ऊपर हो रही होगी उसकी वजह से
जो आप देख रहे हो कि ये आपको दोनों कर्व्स के अंदर गैप आपको मिल रहा है, यानी कि ट्रेंड लाइन में और जो इफेक्ट जो मिसअलाइनमेंट की वजह से। अच्छा, एक्चुअल जो है हमारे पास ये जो इफेक्ट ऑफ मिसअलाइनमेंट था ये बेसिकली यूँ नहीं था। ये जो मैं आपको इस टाइम ये ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ जो अभी आप देख रहे हो, बेसिकली जो ऑक्विक का जो एक्चुअल उसकी जो रिसर्च पेपर था ये बेसिकली उसके अंदर ग्राफ, ये जो आपने लास्ट स्लाइड में देखा है वो ग्राफ कुछ ऐसे था, ठीक है, जिसमें लोड नंबर है, सेंट्रिसिटी रेशो है, उसमें आप देख रहे हो कि उसने सबसे पहले ऑक्विक नंबर का शॉर्ट बेरिंग अप्रॉक्सीमेशन उसने लिखी, फिर उसके बाद उस एक्सपेरिमेंटल कर्व और उसके ऊपर जो उसने कह लें कि जो ऊपर कैमरॉन एंड वुड डाटा जहां आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो बेसिकली वो डाटा था जो कि उसने इफेक्ट ऑफ मिसअलाइनमेंट और अपनी ट्रेंड लाइन के हवाले से कह लें कि उसने किया। बट लाजमी बात है ये ग्राफ थोड़ा सा आपको रिफाइंड नज़र आएगा इन टर्म्स ऑफ जहां हम एसेंट्रिसिटी रेशो एट द एंड्स की बात कर रहे हैं, नॉट एट द एंड्स, जो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल कर्व है, क्योंकि उस टाइम बैक इन 1950s ना हमारे पास एक्सेल था ना कंप्यूटर्स से, तो इट वॉज प्रेटी मच डिफ़िकल्ट कि हम उनको प्रॉपर उस तरह ट्रेंड लाइन में बना सकते। बट ये जो अभी आप ये ग्राफ देख रहे हो बेसिकली उसके एक्चुअल जो रिसर्च पेपर है बेसिकली उसका डाटा है, ठीक है। तो इसमें आप अगर एक और चीज़ भी नोट करो कि उसने लेंथ ओवर डायमीटर रेशो भी दिया हुआ है कि जो ये वाला ग्राफ है लेंथ ओवर डायमीटर रेशो इसमें क्या थी 1/4 से लेके 1 के लिए ये वैलिड है, ठीक है, ये 1/4 से लेके 2 के लिए वैलिड है, ठीक है। सो उसने डिफरेंट आपको जो है जिसने एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह वो किया तो वो आपको साथ साथ दिखा भी रहा है, और ठीक है। और अगर आप ये देखो कि हमारे पास ऑक्विक नंबर जैसे ही वो 20 से एक्सीड कर रहा है तो 1/4 से लेके 1 और वो जो 2 वाला जो ट्रेंड लाइन था वो बेसिकली एक तरह से मीटअप कर जाती है, और जो 1 वाला है वो भी आगे उसे मीटअप कर रहा है। सो ओके जी, सो दैट वाज बेसिकली फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ओके जी, सो आगे अगर हम मूव करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास ऑक्विक नंबर के अगेंस्ट ये रेशियो है, यानी कि अगर हमारे पास मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल जो है कह लें कि अगर हमारे पास एवरेज प्रेशर हो तो हम मैक्सिमम प्रेशर निकाल सकते हैं इन ग्राफ को यूज़ करते हुए, ठीक है, और इसको हम आगे एग्जांपल में यूटिलाइज भी करेंगे। उसके बाद ये हमारे पास कह लें कि एंगल के लिए है ऑक्विक नंबर के अगेंस्ट जो हमने डाटा जो किया है उसको हमने बेसिकली रिलेट किया हुआ कि हम इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो है एंगल डिग्रीज में मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा अगर हमारे पास कोई एक ऑक्विक नंबर है। सो कह लें कि हमने बहुत सारी चीज़ें यूँ इसकी मदद से हमने स्ट्रीमलाइन की हैं। उसकी तरह ये देखो ये ग्राफ अभी हमने लास्ट जो है हमने कवर भी किया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशंस पे। देखें, जब हम बात करते हैं कि हमने अगर बेरिंग्स वगैरह जनरल बेरिंग डिज़ाइन करने हैं तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि आपके हाथ में आपके कंट्रोल में है। उनमें सबसे पहले है कि लाजमी होता है विस्कोसिटी, कि आप लुब्रिकेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो, लोड आप लाजमी होता है आप अपने स्पेसिफिक लोड के लिए डिज़ाइन करोगे, स्पीड, ठीक है, जो भी आपका जो पार्ट है वो क्या उसकी कितने RPM है एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद बेरिंग की डायमेंशंस, मसलन रेडियस क्या होगा, क्लियरेंस रेशो, क्लियरेंस आपने रेडियल क्लियरेंस क्या रखनी है, लेंथ क्या है, एंगल वो जो बीटा था वो आपने वो क्या होगा, ठीक है। सो ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हो, मगर इनकी मदद से कुछ चीज़ें हैं जो कि इन वैल्यूज़ के साथ प्ले करने से चेंज हो रही होंगी। मसलन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वेरी करेगा, टेम्परेचर राइज वेरी करेगा कि आपके पास जो मटेरियल कौन सा है वो क्या अच्छा कंडक्टर है, लेट्स से अगर मेटल यूज़ कर रहे हैं आप, या अगर लेट्स से लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं तो कितना टेम्परेचर वो सस्टेन कर सकता है। उसके बाद फ्लो रेट है, ठीक है, लाजमी बात है कि अगर ज़्यादा विस्कस होगा आपके पास लुब्रिकेंट तो वो आप उसे इजीली फ्लो या ट्रांसफ़र नहीं करा सकोगे, तो भी बेसिकली इशू है। और मिनिमम फिल्म थिकनेस जो है वो भी एक पैरामीटर है जो कि आपके पास इन चीज़ों से चेंज हो रही होगी। In designing general bearing, the fundamental problem is to define the satisfactory limit of the dependent variable. So basically आपने करना कुछ ऐसे होगा कि आपने अपने जो dependent variables हैं उनको अपनी acceptable range में लेके आना है, अपने जो डिज़ाइनर कंट्रोल वेरिएबल्स हैं उनसे उनको मनूवर करते हुए। एनीवेज स्टार्ट करते हैं जी। जो न्यूमेरिकल जो है अगर हम बात करें पैरामीटर्स की, सो लोड एंड स्पीड जो है वो हमें टिपिकली नोन होते हैं, ठीक है। अगर जो है आपको याद हो जब हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट किया था तो शाफ्ट वगैरह हमने डिज़ाइन की थी, सो अगर वो केसेस हैं तो लाजमी होता है आपके पास जो है अगर आपने लेट से यूँ शाफ्ट डिज़ाइन की या फॉर स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन उसका डायमीटर लाजमी होता है हमारे पास आ गया था, सो डायमीटर हमें नोन होगा। लेंथ ओवर डायमीटर रेशो टू बी बेस्ड ऑन पैकिंग डिटेल्स, ठीक है।
लार्जर लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो गिव लोअर फिल्म प्रेशर्स, ठीक है। सो आपने लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो ज़रा ध्यान से आपने रखना है कि हमें क्या रखना है। क्लियरेंस रेशियो जो है वो 0.001 से लेके 0.002 के दरमियान रखनी है। हायर ऑक्विक नंबर होगा तो वो एसेंट्रिसिटी ज़्यादा होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद टॉर्क ज़्यादा होगा और जो लुब्रिकेंट फ्लो है वो भी आपको ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आपके पास जो है शाफ्ट डायमीटर अननोन है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि आप एक ऑक्विक नंबर एज्यूम करो और अपनी आइट्रेशंस कैरी आउट करो हीट एंड ट्रायल मेथड पे, जो है जो आपका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन होगा वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ऐसे है कि ऑक्विक नंबर अगर 30 है, सो वो हमारे पास कह लें कि वो अपर लिमिट है मॉडरेट लोडिंग की, यानी कि अगर आपकी एप्लीकेशन है, आपके पास डायमीटर नहीं है बट आपको पता है कि लोडिंग आप इसे मॉडरेट कह सकते हो, मॉडरेट किस्म की लोडिंग है, तो आप ऑक्विक नंबर 30 तक रख के आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी कैलकुलेशंस। अगर हैवी लोडिंग है तो 60 उसकी अपर लिमिट है, और अगर वो सीवियर किस्म की लोडिंग है तो ये 90 तक ये नंबर जाएगा। तो इस तरह जो है आपने इनको कह लें कि हमने इसे केटर करना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ भी है, जब हम बेरिंग्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना उन पार्ट्स के लिए जो कि मूविंग है, लेट से आपने डिज़ाइन करना है लेट से कार वगैरह के लिए इन केस, तो उसमें भी जो है बल्कि आई थिंक वो अभी इसमें नहीं कवर होगा, वो हम आगे जाके कवर करेंगे। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें जो है एटलीस्ट 2 हमें मेंटेन करना होता है, ठीक है। वो आई बिलीव इस एग्जांपल के अंदर नहीं है, मुझे लेट मी जस्ट चेक फॉर अ वाइल। यस, इसके अंदर नहीं है। जो हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे उसमें हम देखेंगे कि वो बेसिकली हमें वहाँ मेक श्योर करना होता है कि हमारे पास जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो हमारे पास 2 से ग्रेटर हो। एनीवेज, सो हम यहाँ थे, हम बल्कि यहीं इसी स्लाइड पे हमने आ जाना है। सो वी हैव टू डिज़ाइन अ स्लीव बेरिंग टू रिप्लेस द रोलिंग एलिमेंट बेरिंग ऑन द शाफ्ट एज शोन। ये बिल्कुल वही शाफ्ट एग्जांपल है जो कि हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट मशीन डिज़ाइन कैड 1 के अंदर की थी। इसमें जो है सिंपल अगर आप देखें तो आपके पास एक ये बेरिंग है और एक यहाँ बेरिंग है, बेसिकली ये रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग है, हमने इनको रिप्लेस करना है लेट से जनरल बेरिंग से, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा इसमें कुछ डाटा है जो कि हमें गिवन है, R1Y आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने खुद कैलकुलेट किया था, डाटा 16 पाउंड्स, ठीक है। और इसी तरह ये जो R2 है ये आपके पास गिवन है कि वो 54, ठीक है। इसी तरह जो शाफ्ट रेडियस है R1 पे, ठीक है, बेसिकली ये जो D1 है, ठीक है, इसके हाफ कर दें तो वो 0.591 है। R1 एंड R2 दे बोथ आर सेम, ठीक है जी, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है। शाफ्ट स्पीड आपको गिवन है 1725 RPM, इसको आप चेंज करेंगे रिवोल्यूशन पर सेकंड में। हमने क्या कुछ फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमने एसेंट्रिसिटी रेशो फाइंड आउट करनी है एक, उसके बाद मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करना है और उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कि थीटा फाइंड आउट करना है। मिनिमम फिल्म थिकनेस फाइंड आउट करनी है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, टॉर्क, पावर लॉस इन बेरिंग, चूज अ सुटेबल लुब्रिकेंट टू ऑपरेट एट 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने क्लियरेंस रेशो फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो कि हम एज्यूम करेंगे, आपको याद होगा हमने कहा था कि हम कुछ चीज़ें एज्यूम भी कर सकते हैं। उसमें ऑक्विक नंबर देखो हमने एज्यूम किया कि वो ऑक्विक नंबर हम 20 लेके चलते हैं, और क्लियरेंस रेशो हमने एज्यूम कर ली कि वो 0.0017 है। सो ये हमारी हो गई अजम्पशंस, ये अजम्पशंस हो गई। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है एसेंट्रिसिटी रेशो। तो ये एसेंट्रिसिटी रेशो का जो ये रिलेशन है, आपको याद होगा जो हमने यहाँ एक थोड़ा सा पहले एक टेबल ग्राफ देखा था, बेसिकली ये ग्राफ भी और ये ग्राफ, यहाँ आप देख रहे हो कि एक्सपेरिमेंटल डाटा की जो ट्रेंड लाइन थी उसकी इक्वेशन हमारे पास ही आई थी, और ये इक्वेशन कोई मुश्किल काम नहीं है, हम एक्सेल पे हम भी डेवलप कर सकते हैं। सो ये इक्वेशन जो है जब डेवलप हमारे पास है, हमने उससे क्या किया कि ऑक्विक नंबर को यूज़ करते हुए हमने एसेंट्रिसिटी रेशो फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास आ गई 0.747। अब हमने मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास जो एवरेज प्रेशर है उसको हम आगे यूटिलाइज कह लेंगे समबट, अभी इसको आगे चल के देखते हैं, ठीक है। लोकेशन पे आ जाते हैं पहले, ठीक है। लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो हमने अगर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की अगर हमने लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए वो बेसिकली था फाई, ठीक है। सो फाई को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से ये फाइंड आउट की, और उसके बाद थीटा मैक्सिमम फाइंड आउट किया, क्योंकि लाजिम होता है मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा, थीटा मैक्सिमम पे होगा। सो थीटा मैक्स हमारे केस में
कैलकुलेशन के बाद आपके पास आएगा 159.2 डिग्रीज। ओके, उसके बाद जो है जब ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं हमने, ठीक है, हमारे पास इशू अब क्या है कि हमारे पास यहाँ मैक्सिमम प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है, बट हमारे पास कुछ डाटा अभी मिसिंग है, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ कौन कौन सा डाटा अभी यहाँ मिसिंग है, ठीक है। एक तो अगर हमने जो है यहाँ फाइंड आउट करना हो प्रेशर, ठीक है, एक तो देखो, एक तो ये रिलेशन है ना कि एवरेज प्रेशर इज इक्वल टू लोड, जो भी आपने लोड अप्लाई किया डिवाइड बाय लेंथ और डायमीटर, ठीक है। और या फिर आपके पास जो है एक तो ये है कि आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि आपके पास पी एवरेज गिवन हो अगर, तो हमारे पास ये एक रिलेशन है, ठीक है। बल्कि एक आई थिंक काफ़ी चीज़ें इसमें ना मिक्सअप हो रही, मैं आपको यार वो दिखा देता हूँ पहले और फिर मैं वापस आता हूँ, ठीक है। ये देखो, यहाँ से अपने एवरेज प्रेशर आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आपने जो है पी है, आप ये इस रिलेशन को हम यूज़ करते हुए ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीका है, ठीक है। या दूसरा तरीका जो बेसिकली मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि हमारे पास ना एक ये टेबल मौजूद है जो हमने देखा है। अगर आपके पास एवरेज प्रेशर और ये आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल पी मैक्सिमम और पी एवरेज, ठीक है। तो अगर मेरे पास अर्थक्वेक नंबर नोन है और मेरे पास अगर ये रेशो मुझे मिल जाए किसी तरह, ठीक है, तो मैं यहाँ से भी डिटरमिन कर सकता हूँ कि मेरे पास जो है मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, यानी कि एक ये दूसरा चेक होता है। सो ये बेसिकली मैं बताना चाह रहा था, बट बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, सो दोबारा वापस आ जाते हैं, ठीक है। दोबारा वापस आते हैं और हमने यहाँ से थीटा, एक ये था मेथड है निकालने का। दूसरा तरीका यह है कि जी आपके पास ये ग्राफ गिवन हो और आप क्या करो कि ये अर्थक्वेक नंबर है, आपने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, उसके बाद यहाँ से अब आपने एक्सपेरिमेंटल से ये देखो ड्रॉ कर दी लाइन, तो आपके पास ये आ जाएगा 34.95। और इसी तरह ये जो पॉइंट है जब यहाँ ये एक्सपेरिमेंटल इसके साथ ये मीटअप कर रहा है, सो आप देख रहे हो कि यहाँ आपके पास ये आ गया 159.2। तो इस तरह एक ये मेथड है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास, हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है। एक हल जो है सबसे पहले अगर हम देखते हैं, हमारे पास लेंथ ऑफ डायमीटर रेशो जो है वो हमने कह लें कि एज्यूम किया कि जी वो 0.75 है, ठीक है। अब हमारे पास जो रेडियस है वो हमें गिवन था, ठीक है। सो रेडियस अगर हमारे पास ये गिवन है, ठीक है, सो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल जो है आपके पास कह लें कि 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है लेंथ आ जाएगी। तो इसमें एक मिनट, जस्ट लेट मी कंफर्म। ओके, सो अब हम एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। और ये एग्जांपल जो है बिल्कुल डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट में हम लोगों ने कवर भी की थी। हो कुछ ऐसे रहा है कि हमारे पास जो है ये दो बेरिंग्स थे यहाँ मौजूद, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन। हमने जो है इनको रिप्लेस करना है जी जर्नल बेरिंग्स के साथ। अब आपको याद होगा कि कुछ हमने कैलकुलेशंस हमने डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के अंदर की, तो हम उन्हीं कैलकुलेशंस को दोबारा यूज़ कर रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस हमें यहाँ जो रिएक्शंस हैं वो हमें नोन थे। R1 जो है वो हमारे पास था 16 पाउंड्स और ये हमारे पास था 54 पाउंड्स। इसी तरह जो हमारे पास ये डायामीटर्स थे, ठीक है, जो कि यहाँ ये डायामीटर है और ये डायामीटर है, यानी कि शाफ्ट डायट रिएक्शंस R1 एंड R2 जहाँ ये रिएक्शंस लग रहे हैं वो डायामीटर है 0.591, ठीक है। और शाफ्ट स्पीड आपको 1725 RPM गिवन है, सो हमको रेवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। हमने क्या क्या फाइंड करना है जी, बेरिंग एसेंट्रिसिटी रेशो, मैक्सिमम प्रेशर एंड इट्स लोकेशन, मिनिमम फिल्म थिकनेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, टॉर्क एंड पावर लॉस्ट इन बेरिंग, ठीक है। और हमने एक लुब्रिकेंट चूज़ करना है जो कि 190 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ऑपरेट कर सके। अब सबसे पहले जो है देखें, हमने दो चीज़ें एज्यूम की, बल्कि इनफैक्ट यहाँ तीन चीज़ें एज्यूम की हमने, ठीक है। एक तो क्लियरेंस रेशियो हमने कहा जी 0.0017 हम लेके चलेंगे। लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो हम कहते हैं कि जी 0.75 है, ताकि ये बेसिकली शॉर्ट बेरिंग सोल्यूशन हो, ठीक है। तो और अर्थक्वेक नंबर हमने एज्यूम किया है 20। सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट करना है एसेंट्रिसिटी रेशियो को। एसेंट्रिसिटी रेशियो की ये इक्वेशन हम लोगों ने कवर की है, अगर आपको याद हो। ये इस इक्वेशन में अगर आप देखो, ये जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है बेसिकली जो ट्रेंड लाइन है वो उसकी इक्वेशन है, ठीक है। और ये इक्वेशन आप इजीली आप एक्सेल में भी जनरेट कर सकते हो। एनीवेज, सो हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है
इस इक्वेशन को हमने यूज़ किया। इस इक्वेशन में देखो हमें इनपुट क्या चाहिए होगा, ऑर्क्विक नंबर, सिर्फ ऑर्क्विक नंबर हमने एज्यूम किया हुआ है, तो हमारे पास यहाँ से एसेंट्रिसिटी रेशियो आ जाएगी जो कि आती है 0.747। सेकंड, अब हमने जी मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करना है और उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। अभी हम मैक्सिमम प्रेशर को करते हैं साइड पे, ठीक है, और बात कर लेते हैं लोकेशन के ऊपर। लोकेशन में देखें थीटा मैक्स क्या है, थीटा मैक्स यानी कि वो पॉइंट है जहां आपके पास मैक्सिमम प्रेशर होगा, ठीक है। हमने वो एक पैराबोलिक कर्व भी देखा था, तो अगर वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है और ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ एसेंट्रिसिटी रेशियो पे। सो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, फार्मूला को यूज़ करते हैं 159.2 डिग्री, और इसी तरह आपके पास ये फाई है, ठीक है, जो कि हम फाइंड आउट कर लेंगे। बेसिकली ये वो पॉइंट है कि आपके पास वो फोर्स कहाँ है या मैक्सिमम फोर्स आपके पास या जो लोड आप अप्लाई करें कि वो लोड आपके पास बेरिंग पे कहाँ अप्लाई हो रहा होगा, सो उसकी लोकेशन है। एक तो मेथड है ये। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास ये ग्राफ अभी हम देख के आए हैं, ठीक है। आप सिंपल ऑर्क्विक नंबर के अगेंस्ट एक लाइन आपने स्ट्रेट ड्रॉ की, और ये जो डॉटेड कर्व है चूँकि एक्सपेरिमेंटल ये है, तो आप यहाँ से जहाँ ये मीट हो रहा है आप वहाँ से लाइन को एक्सटेंड करें और आप यहाँ से देख सकते हो कि ये एंगल होगा आपके पास 34.95। और इसी तरह जब आप टॉप पे मूव करोगे तो वो आपके पास थीटा मैक्स के लिए है। सो जब आप इसको करोगे दिस वुड बी 159.2 डिग्री। सो आपके पास ये दोनों मेथड हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम प्रेशर की तरफ। मैक्सिमम प्रेशर के लिए देखो आपको ये रिलेशन है, ठीक है, इस रिलेशन को हमने यूज़ करना है। इस रिलेशन के लिए जो अभी हमें अननोन है वो हमारे पास है लेंथ, ठीक है, मेन चीज़ जो हमें अभी अननोन है। ओके, अब हमने जो है देखो लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो है आपके पास, ठीक है। लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो आपके पास है 0.75। सो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि 0.75 मल्टीप्लाई बाय द डायमीटर जो कि हमारे पास 0.591 है, सो ये बनता है 0.443 इंच। सो यहाँ से आपके पास लेंथ आ गई। अच्छा, अब आपने जो है इस पॉइंट को ना अभी साइड लाइन पे चेक कर दें, कोई इशू नहीं है अभी, ठीक है। हम आ जाते हैं इस रिलेशन पे। इस रिलेशन में देखो थीटा मैक्सिमम आपके पास गिवन है, ठीक है, आपको जो है एसेंट्रिसिटी रेशियो भी गिवन है, लेंथ भी अब आपको गिवन है। उसके बाद रेडियल क्लियरेंस हमने जो है ये भी हमें जो है अब नोन है, ठीक है, क्योंकि 0.00 ये आई थिंक हमने यहाँ नीचे हम लास्ट इसे एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्लियरेंस रेशियो थी 0.0017, ठीक है। और अच्छा, ये यहाँ अब हमारे पास रेडियल क्लियरेंस भी नहीं है, ठीक है। सो देखो हमारे पास जो क्लियरेंस रेशियो होती है ना, ठीक है, इसे CR बोल दो या फिर आप इसे Y बोल दो। क्लियरेंस रेशियो होती है कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइडेड बाय D। कैपिटल D जो है हमारे पास यानी कि कह लें कि बेरिंग का जो है डाय वो हमारे पास अननोन है, ठीक है। और जो अच्छा, और जो हमारे पास डायमीटरल क्लियरेंस होगी दैट वुड बी कैपिटल D माइनस स्मॉल d, ठीक है। अब देखो अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे अब आप कर क्या सकते हो कि आप इसको सिंपल यहाँ CD को यहाँ इन्वॉल्व करा दो तो भी इजीली निकल आएगा, ठीक है। या दूसरा हल ये है कि आप यहाँ से पहले बेरिंग का डाया निकालो और वो वहाँ से करो। सो CR हमें गिवन था 0.0017 इज इक्वल टू डायमीटर क्लियरेंस डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। सो 0.00 जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 0.0017 मल्टीप्लाई बाय 0.591 विच कम्स आउट टू बी 0.001047। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इम्प्लाइज कि हमारे पास जो डायमीटर क्लियरेंस है दैट इज 0.001047, ठीक है। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं ताकि रेडियल क्लियरेंस निकाल सकें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है बनेगी 0.00500235। सो बेसिकली 0.0005 जो है वो यहाँ से आ रही है वैल्यू। अच्छा,
उसके बाद 0.591 को हाफ करें तो 0.296, वो बेसिकली हमारे पास यहाँ से आ रही, ठीक है। 0.591 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं 0.2955 बनता है, 0.296 इस वजह से किया हुआ। सो आई बिलीव बाकी तमाम वैल्यूज़ जो है गिवन है। सो जेड को हम यहाँ ज़ीरो कर देंगे जी मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो अच्छा, सो ये जो है कह लें कि अच्छा उसकी भी एक वैसे जो है रीज़न थी, क्योंकि अगर आपने वो पैराबोलिक कर्व आपने अगर वो देखा होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से था। हमने बात की थी कि जी दिस इज़ L/2, ये भी हमारे पास वो L/2 है, ठीक है, लोकस यानी कि प्लस माइनस हमने बात की। सो दरमियान में लाजमी बात है वो ज़ीरो ही आना था। सो इस वजह से बेसिकली हमारे पास यहाँ z=0 है। सो हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास 1878 आ गया जो कि मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसका एक और निकालने का एक और तरीका भी था, ठीक है। लेट्स से मैं इसको यहाँ अगर आप देख सको इसको, तो आपके पास ये ऑक्टेट नंबर के अगेंस्ट एक कर्व्स मौजूद हैं। जो आपके पास ये कर्व है ना, ये बेसिकली आपके पास है एक्सपेरिमेंटल पी मैक्सिमम और पी एवरेज के दरमियान, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, सो अब देखो 20 का आपके पास ऑक्टेट नंबर है, ठीक है। और आप क्या करो, सिंपल इसका एक और हल भी हो सकता था कि अगर आपको ये पी एवरेज नोन था, अगर आप पी एवरेज अगर हम यहाँ से निकालें, यानी कि इसको आप फॉर वंस आप इसे कर दो निगलेक्ट, ठीक है। आप क्या करते, आप सबसे पहले आप इसको निकालते, पी एवरेज को निकाल लेते, एवरेज प्रेशर को, पी आपके पास लोड गिवन था। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होता कि आपने यहाँ लोड कौन सा रखना है, ठीक है। तो उसके लिए देखो उसके लिए मेथडोलॉजीज हो सकती हैं। एक तो ये है कि वो आपको यहाँ स्पेसिफाई कर देता कि जी मुझे सिर्फ आपने इस बेरिंग को डिज़ाइन कर, लेट्स से मैं आपको क्वेश्चन में दे देता कि जी मुझे आपने सिर्फ ये बेरिंग डिज़ाइन करके देना, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ और होती। अगर आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल में गिवन है, यानी कि आपने ये भी फाइंड आउट करना है और ये भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इसमें दो अप्रोचेज हो सकती हैं। एक अप्रोच तो ये है कि चूंकि दोनों केसेस में हमारे पास शाफ्ट का डायमीटर सेम है, तो आप 54 पाउंड के लिए आप डिज़ाइन कर ले तो वो ऑटोमेटिकली 16 पाउंड्स वाले के लिए एक्टिव होगा या एप्लीकेबल होगा। या यह है कि आप दोनों के लिए अलग-अलग फाइंड आउट कर लो, दोनों केसेस बोथ आर सेम। तो अब देखो, अगर चूंकि हमारे पास मैक्सिमम लोड यहाँ गिवन है 54, तो हम सिर्फ उसको ही फाइंड आउट करेंगे और उसकी मदद से हम बाकी फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, सो आपके पास यहाँ से रेशो आ जाती, ठीक है, जो कि हमारे पास 9 पॉइंट समथिंग या 9.78 आएगी। तो और वो रेशो को जब आप ये 206 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आंसर एंड पे 1878 ही आना था। ये रेशो एग्जैक्ट भी हम बल्कि अभी फाइंड आउट करके मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्ट रेशो क्या ही बननी थी वैल्यू। सो 1878 को सिंपली हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ 2006 से, हाँ जी 9.11 ये वैल्यू बननी थी, तो आपके पास ये आ जाना था। सो ये भी एक मेथड इसमें मौजूद है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे हमने फाइंड आउट करना है जी मिनिमम फिल्म थिकनेस, सो CR इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमारे पास नोन है। सो हमारे पास 0.0000126 इंच या फिर 126 माइक्रो इंच हो गया, ठीक है। क्लियरेंस रेशो वगैरह, जो क्लियरेंस वगैरह वो भी मैंने आपको वहाँ सॉल्व करके भी दिखा दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए हमारे पास ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बट इशू ये है कि हमारे पास यहाँ रेडियल जो टॉर्क है वो हमारे पास नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हमारे पास रोटेटिंग टॉर्क फाइंड आउट करने के स्टेशनरी टॉर्क और जो सेंट्रिसिटी की वजह से लोड का वो पैरामीटर भी अननोन है। वो स्टेशनरी अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए ये रिलेशन, अगर आप इसको देखो तो हमारे पास कौन कौन से अननोन है। देखो, विस्कोसिटी भी अननोन है अभी, ठीक है। उसके बाद N1 डैश जो है वो तो खैर चलो 0 हो जाएगा क्योंकि बेरिंग हमारे पास स्टेशनरी। N2 डैश चलो आपके पास नोन है, ठीक है। पाई हो गया, ठीक है। डायमीटर क्लियरेंस नोन है, ये नोन है, ये कर लेंगे। अच्छा, इससे मुझे एक चीज़ याद आई जो शायद हम यहाँ मिस कर गए यार। ये देखो, जो आपके पास यहाँ U था,
यू आप देख रहे हो 53.38 है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास कहाँ से आएगा कि आपके पास 1725 आरपीएम गिवन थे, ठीक है, और आपके पास 0.591 इंच ये भी गिवन था, और आपको पता होगा कि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। सो आप इसको आरपीएम जो n है उसको आप कन्वर्ट करोगे ओमेगा में, ये आपके पास डायमीटर है, इसको डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो आप यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट करोगे, वो यहाँ यूज़ हुई है। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम यहाँ मौजूद थे, अब इसको हम यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए अगेन आप देख रहे हो कि हम 54 पाउंड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम के लिए करें, वो दूसरे के लिए भी एप्लीकेबल होगा। विस्कोसिटी फाइंड आउट करना है, पी जो है लोड हमारे पास गिवन है, रेडियल क्लियरेंस हमारे पास गिवन है, के ई अभी हमारे पास अननोन है, यू अभी हमने डिस्कस किया वो नोन है, और लेंथ गिवन है। सो अगर मैं जो है यहाँ से u की तरफ जाता हूँ तो u आप देख रहे हो कि आपके पास पाई डी एन सिंपल 0 पाई इंटू डी 0.591, और एन डैश जो है वो बेसिकली रेवोल्यूशन पर मिनट होगा। सो दैट वुड बी 28.75 53.38, जो अभी हमने लास्ट में फाइंड आउट किया वहाँ भी रेवोल्यूशन पर मिनट में ही यूज़ होना है। एनीवेज, अच्छा अब हम चलते हैं आगे। सो u अभी हमने फाइंड आउट कर लिया है, लेंथ फाइंड आउट कर लिया है, सी आर है, p है, के ई रह गया, के ई फाइंड आउट करना है। सो के ई इज इक्वल टू और क्विक नंबर ओवर 4 पाई। सो हमारे पास यहाँ के ई भी आ गया। सो इसका मतलब है कि ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ये जब हम फाइंड आउट करेंगे सो ये हमारे पास बनेगा तकरीबन 1.825 इंटू 10⁻⁹ या फिर 1.825 माइक्रो राइन। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन किसी को शायद हो सकती है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेसिकली इसका ये मतलब है। ओके जी, जब हमने यहाँ अब चलते हैं तो देखो अब हमारे पास ये भी नोन है, डायमीटर भी नोन है, लेंथ भी है नोन है, पाई भी नोन है, एप्सिलॉन, और ये तमाम डाटा नोन है। सो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आई, ठीक है, 0.0713 पाउंड, ठीक है। सो हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब पी एप्सिलॉन साइन थीटा, पी भी हमारे पास नोन है, एसेंट्रिसिटी रेशो जब हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी रेशो हमारे पास क्या होती है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी ओवर क्लियरेंस। सो हमारे पास जो है यहाँ से एसेंट्रिसिटी भी आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ से देखो कि हमने यहाँ से वही वैल्यूज़ हमने यूज़ की, ठीक है। 0.0713 आपके पास एज इट इज़ आ गया, 54 आपके पास लोड हो गया, एसेंट्रिसिटी आपके पास 0.00037 आई, ठीक है। और उसके बाद जो है साइन 34.95 ये 5, तो आपके पास जो रोटेटिंग टॉर्क है वो आपके पास आ जाता है 0.0828। इसको बल्कि इनफैक्ट हम यहाँ कंफर्म भी कर लेते हैं। सो क्लियरेंस हमारे पास जो है 0.0017 थी, मल्टीप्लाई उसको हमने करना है जो हमारे पास कहने के जो हमारे पास रेडियल क्लियरेंस है 0.0005। सो ये हमारे पास तकरीबन आई थिंक एक मिनट, इसको भी हम देख लेते हैं। ये सेंट्रिसिटी ओके, सो सेंट्रिसिटी रेशो से सेंट्रिसिटी की बात हो रही थी इधर। सो इसका जो फॉर्मूला है डैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर क्लियरेंस रेशो। क्लियरेंस रेशो अगर आप देखो तो आपके पास ये गिवन है, ठीक है। सेंट्रिसिटी रेशो आपके पास 0.747 थी। सो अब आप यहाँ से फाइंड आउट करते हो, सो आपके पास ई जो है वो आ जाएगा 0.00037। सो इसको यूटिलाइज करोगे, सिंपल आपके पास जो है यहाँ से रोटेटिंग जो हमारे पास यहाँ कंपोनेंट टॉर्क का वो आ जाएगा। इसको यूज़ करोगे तो आपके पास यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा विच इज़ 0.005। इसी तरह नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं तो पावर लॉस जो है सिंपल आपके पास 2 पाई टी आर एन टू डैश हमारे पास बेसिकली शाफ्ट का है और एन वन डैश 0 होगा। सो अप्रोप्रिएट लुब्रिकेंट सेलेक्ट करना है। सो सिंपल उसके लिए 190 फॉरेनहाइट आपको गिवन था। आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे
और आपको जो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी आपको माइक्रो रेंज में आपने फाइंड आउट की थी 1.6 अराउंड थी, 1.6 इंटू 10⁻1.26 वट। सो वो वैल्यू जो है आपने यहाँ से उसको स्ट्रेट आपने ड्रॉ किया जहाँ वो पॉइंट मीट किया, लेट्स से वो ये पॉइंट मीट किया, तो देखो आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, एक ये पॉइंट है और एक ये, यानी कि बेसिकली आपको SAE में बता रहा है कि SAE यानी कि इंपीरियल ग्रेड्स एंड सॉर्ट ऑफ ये, ठीक है, उसमें बता रहा है कि ये ग्रेड ऑयल यूज़ होगा। दूसरा जो ISO VG 1500 वो ये जो हम आम नॉर्मल यूज़ करते हैं जी 20W40 एंड ये वो बेसिकली SAE ग्रेड होती हैं, ठीक है। तो दोनों तरह से बेसिकली इसको जो है हम कर सकते हैं। सो आपके पास यहाँ से ये आ जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं जी ट्रम्पलर्स डिज़ाइन क्राइटेरिया पे। बेसिकली देखें होता क्या है कि आपके पास जो बेरिंग है, ठीक है, और शाफ्ट अलर्ट से जब आपने टर्न ऑफ किया हो तो उस टाइम कोई पावर ट्रांसमिशन नहीं, जब जैसे ही आप ऑन करते हो एट दैट वेरी इंस्टेंट लाजमी बात है जो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट तो होगा, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा तो कोई ना कोई डिब्री वगैरह या स्मॉल पार्टिकल्स जनरेट होंगे और जब ग्रेजुअली जो है वो देखें फिल्म डेवलप होगी। अब देखें होता क्या है कि लेट से फ़र्ज़ किया जो आपके पास H मिनिमम आया आपके पास वो था लेट से 100 माइक्रो इंच, ठीक है, मगर जो पार्टिकल लाजमी बात है देखें जिस तरह वो पिटिंग हमने बात की थी उसमें गियर्स में, सो वो स्मॉल पार्टिकल लेट से उसका साइज़ जो है हो जाता है 126 माइक्रो इंच। अब उस केस में क्या होगा कि जो वो मिनिमम अब लाजमत, अब देखें इसका साइज़ तो बड़ा है डिब्री का, तो वो लाजमत वो इन कॉन्टीन्यूस कह लें कॉन्टैक्ट रहेगा आपके पास सर्फेसिस के साथ और इस तरह वेयर्ड आउट हो जाएगा आपके शाफ्ट या बेरिंग्स वगैरह। सो ट्रम्पलर डिज़ाइन क्राइटेरिया हमें ये बताता है कि भाई आपने एटलीस्ट जो आपकी H मिनिमम भी है वो आपने इस स्टैंडर्ड के यानी कि इससे ग्रेटर इस वैल्यू से बड़ा आपने वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये इस वजह से डिज़ाइन क्राइटेरिया में देखो आपको मिनिमम फिल्म थिकनेस यहाँ से मिल गई, ठीक है, और D जो है ये डायमीटर ऑफ द जर्नल है। उसके बाद देखें टेम्परेचर आपको लिमिट्स गिवन है, ठीक है, 250 फ़ारेनहाइट से कम होना चाहिए, 1 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। देखिए वजह क्या है कि हमारे पास जो लुब्रिकेंट्स हैं वो तमाम सिंथेटिकली डेवलप, ठीक है, सिंथेटिकली डेवलप्ड है ओवर द टाइम। लाजमत है होता क्या है कि अगर लेट से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवेपोरेट हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, और जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो पीछे बचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी विस्कोसिटी लेट से इंक्रीज़ हो जाएगी या उस तरह जो है वो मूव नहीं करेगा। हो सकता है कि आपके जब चूँकि देखें हमारे पास जो हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग है उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास शाफ्ट रोटेट कर रही है तो साथ साथ लुब्रिकेंट मूव करा रही है। अगर शाफ्ट को रोटेट लुब्रिकेंट को मूव कराने में मुश्किल आएगी तो पावर लॉसेस आपके ज़्यादा होंगे, ठीक है, काउंटर टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो हमने उसको भी मैनेज करना है। उसके बाद देखें अभी मैंने बात की कि आपके पास जब स्टार्टिंग में होगा तो लाजमत एट रेस्ट से शुरू होना है। सो उसकी भी लिमिटेशन है कि स्टार्टिंग लोड जो है वो भी डिपेंड हमने कर दिया है लेंथ और डायमीटर के साथ कि भाई वो भी इस लिमिट से ज़्यादा लोड नहीं आपने स्टार्टिंग लोड पे अप्लाई करना, इस रेशो को फॉलो करना है बेसिकली। और एक चीज़ जो कि यहाँ मिस हो गई है वो बेसिकली है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो आपने एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रखना है आपने टेम्पलर डिज़ाइन क्राइटेरिया में। उसके बाद जो है ये कुछ सिंपल जो कह लें ग्राफ हैं, ये बेसिकली आपके पास टेम्परेचर और विस्कोसिटी का है। अगर आपके पास टेम्परेचर है तो हम ऐसे ही ग्रेड ऑयल के अगेंस्ट जो है उसकी कह लें कि विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकें, विस्कोसिटी गिवन हो और ऐसे ही ग्रेड पता हो तो हम उसकी टेम्परेचर ऑपरेटिंग टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, लिमिटेशंस वगैरह के जो है क्या उस पर टेम्परेचर। सो विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट यूज्ड इन फ्लूइड फिल्म बेरिंग्स आर वेरी टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है, टेम्परेचर और विस्कोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एज वर्क इज डन ऑन द फ्लूइड एज इट मूव्स थ्रू द बेरिंग इट हीट्स अप, ठीक है, हीटअप होता है। द विस्कोसिटी यूज्ड इन द डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ अ फ्लूइड फिल्म बेरिंग शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। सो बेसिकली हमें एवरेज टेम्परेचर पे डिज़ाइन करना है। एवरेज टेम्परेचर से क्या मुराद है, सिंपल वही फार्मूला जो कि अभी आप कवर भी करके आए हो, ठीक है, आप लोग बेसिक सिंपल है, डेल्टा टी इज इक्वल टू टी आउट माइनस टी इन, वही फार्मूला है, उसी को जो है हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और उसे टी एवरेज की फॉर्म में बेसिकली उसे लिख दिया है, ठीक है, नथिंग मच इन इट, ठीक है। जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो हम एक डेल्टा टी हम एज्यूम करके हम ये आइट्रेशंस कर रहे होंगे एज पर ट्रम्पलर डिज़ाइन क्राइटेरिया। अच्छा जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और
अच्छा, समरफील्ड जो नंबर है उसके अगेंस्ट आप देख रहे हो कि आपके पास जो है हम मिनिमम फिल्म थिकनेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेंथ और डायमीटर रेशियो गिवन हैं डिफरेंट। उसके बाद जो है लोकेशन उसकी या फिर कह लें कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स जो है या हमारे पास वो फोर्स का लोड कहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैक्सिमम फिल्म प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा सॉरी नॉट थीटा, मैक्सिमम फिल्म प्रेशर, ठीक है, हमने लास्ट भी देखा था कि आप यहाँ से रेशो निकाल के आप उसको कर सकते हो। उसके बाद लोकेशन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर फाइंड आउट करना हो, थीटा फाइंड आउट करना हो, वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए रिलेशन है हमारे पास, लुब्रिकेंट फ्लो लीकेजेस वगैरह अगर आपके पास कोई हो रही हैं, ठीक है, ओवर द टाइम अगर वो लेट से क्वांटिटी कम हो रही है या फिर आप कह लें कि यहाँ से आगे सम्प में लेट से अगर वो जा रहा है, ठीक है, सो उस रिलेशन सम्प में तो ऐसा नहीं जा रहा है, ओवर द टाइम जो हीटअप होने की वजह से अगर थोड़ा बहुत कम हो रहा है हम उसको देख सकते हैं। या फिर आपके पास जो है साइड फ्लो वगैरह जो है उसमें बेसिकली आपके पास हो रहा हो, ये बेसिकली हीटअप से ज़्यादा बेसिकली आपके पास ग्रूव्स वगैरह जो होते हैं बेसिकली अगर उनमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके लिए। अच्छा, उसके बाद जो है साइड फ्लो या फिर लीकेजेस, ये साइड लीकेजेस यानी कि अगर जेड डायरेक्शन में क्रॉस द लेंथ जो आपके पास लुब्रिकेंट फ्लो कर रहा था, आपको याद होगा कि जो लॉन्ग बेरिंग सोल्यूशन था उसको ज़ीरो कंसिडर करता था, जबकि हम शॉर्ट बेरिंग सोल्यूशन में इसको कंसिडर करते हैं। तो उसके लिए ये चार्ट है। टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, यहाँ सम्प वगैरह का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, इसको मैं अभी बता देता हूँ। देखें जो अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं वो हमारे पास ही हाइड्रो डायनामिक बेरिंग, अगर हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग है तो लाजम था हम वो एक सम्प वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन केस आप यूँ समझें कि अगर उस केस में आपके पास कोई हीट लॉसेज हैं या फिर कह लें कि प्रेशर लॉसेज इन्फ्रिक्शन वगैरह वो फाइंड आउट करना, उनके लिए रिलेशन अभी मैं नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो टेम्परेचर इंक्रीज वगैरह समरफील्ड नंबर के अगेंस्ट ये रिलेशन आपके पास मौजूद है। अच्छा, एग्जांपल पे आ गए, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम टू एक्सप्लेन दिस, ठीक है। देखें जो हमने डिस्कस किया हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में, हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में क्या होता था कि हमारे पास जो शाफ्ट था वो बेसिकली रोटेट कर रही थी और उसकी वजह से आपके पास वहाँ कह लें कि हम लुब्रिकेंट को मूव करा रहे थे। बट इशू क्या आता है, इशू हमारे पास ये आता है कि जब आपको पता है कि टेम्परेचर जो और जो विस्कोसिटी वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपके पास विस्कोसिटी कम होगी और वो तमाम अभी हम चीज़ें डिस्कस करके हैं। बट एक हमारे जहन में जो चीज़ आती है वो ये है कि हम अगर किसी तरह वो हीट टेक अवे कर लें या फिर वो टेम्परेचर हम राइज़ ना होने दें इन केस, या फिर हम उसको केटर कर लें तो हम इसको कह लें कि कवर कर सकते हैं कि वो विस्कोसिटी वगैरह या कह लें कि अनस्टेबिलिटी की तरफ ना जाए, यानी कि जो एक स्पेसिफाइड हमारी एक वो फिल्म थिकनेस एच मिनिमम है उससे रिड्यूस ना, उससे रिड्यूस हो गया बाउंड्री लुब्रिकेशन की तरफ जाएगा या मिक्स्ड की तरफ भी जाएगा तो आपका जो सिस्टम है वो फेयर एंड टेयर की तरफ या फेलियर की तरफ जा रहा होगा। तो एक तो हल इसका ये है कि जी हम कोई एक्सटर्नल लुब्रिकेंट वगैरह या लेट से वाटर वगैरह ही हम बेरिंग वगैरह में से पास ऑन करा दें या फिर वो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म हो कि उसके ऊपर स्प्रे उसकी हीट टेक अवे कर लें। एक तो ये मेथड है। इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है कि आपके पास जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो तो आपके पास हो रहा है लुब्रिकेंट की सर्फेसिस के दरमियान, जो आप हीट टेक अवे कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप सिंपली आपके पास जो क्या कहते हैं जो बॉडी है जो मेटल है उससे, सो उसका फ़ायदा नहीं होने जा रहा आपको, एक चीज़। अच्छा, अब जो है दूसरा एक मेथड ये है कि आप जो फ्लो है रेफ्रिजरेंट जो आपके पास लुब्रिकेंट का आप उसको बढ़ा दें। सो हमने यहाँ किया, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लाजमत है आपको एक ऑयल पंप लगाना पड़ेगा जो कि ऑयल सम्प में से आपके पास रेफ्रिजरेंट ले और उसको ट्रांसफ़र करता रहे। इस तरह के जो हमारे पास बेरिंग्स होते हैं, जो ये सिनेरियो होता है, इनको हम बोलते हैं प्रेशर फेड बेरिंग, ठीक है, जो कि बेसिकली आप ये देखो एग्जांपल में यहाँ आपको ये नाम लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है, एक चीज़। अच्छा, दूसरी एक चीज़ है ग्रूव, सेंट्रीफ्यूगल ग्रूव। वो बेसिकली ये है कि देखो हमारे पास जो ऑक्रिक सोल्यूशन है वो डिपेंड करता है लेंथ और डायमीटर रेशो पे। अगर क्या ही अच्छा हो कि आप यहाँ से आपके पास एक बेरिंग था, ठीक है, आप उसमें एक ग्रूव कर देते हैं और आगे एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो एज अ ग्रूव है
ये बेसिकली कह लें एज सॉर्ट ऑफ एट सम्प ये एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। बेसिकली वो जो लीकेजेस वगैरह जो हमने बात की थी ना, एक वो साइड लीकेज और दूसरी लीकेज, वो बेसिकली कह लेंगे वो इन केसेस के लिए थी। तो अब देखें होगा क्या कि जब इसे कंसिडर करेंगे ना, तो ये बेसिकली जो है ये स्प्लिट, इसको हम कह देंगे कि ये बेसिकली हमारे पास जो है ये स्प्लिट, ये हाफ बेरिंग्स हैं, यानी कि बेसिकली ये 1/2 है, ठीक है, और आपके पास ये 1/2 है, और ये कंप्लीट बेरिंग जो है कह लें 2 में स्प्लिट हो जाएगा। तो आपके पास लेंथ ओवर डायमीटर रेशियो जो है वो डिफरेंट यूज़ हो रही होगी दोनों केसेस के लिए, यानी कि बेसिकली ये सेम ही होंगे, बट हमने इनको 2 हाफ में कन्वर्ट कर दिया। सो ये भी एक टेक्निक जो है यूटिलाइज होती है ताकि हम जो मैक्सिमम हीट टेक अवे कर सकें। देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो प्रेशर प्रोफाइल है वो आपके पास ये अलहदा बन रही है, ये जो प्रेशर प्रोफाइल है ये आपके पास अलहदा बन रही है, ठीक है। ये प्रोफाइल्स अलहदा बन रही हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये आपके पास सिंगल होता तो आप इमेजिन करें कि आपके पास कुछ इस किस्म की अगर ये प्रेशर प्रोफाइल बनती तो आप देख रहे हो आपके पास ये प्रेशर डेवलप होता हुआ तो ज़्यादा है। सो आपको ये आप लोग डिसएडवांटेज पे थे इस पर, ठीक है। सो एनीवेज, सो ये प्रेशर फेड बेरिंग की हमने बात कर ली, ठीक है। सर्कमफेरेंशियल ग्रूव की बात कर ली जो कि ये मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने यहाँ से हाफ डायमीटर, यहाँ जिक्र था हमने हाफ बेरिंग, उसका हमने जिक्र कर लिया, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं एग्जांपल की तरफ। सर्कमफेरेंशियल ग्रूव प्रेशर फेड बेरिंग इज लुब्रिकेटेड विद एसएई ग्रेड 20 ऑयल सप्लाइड एट गेज प्रेशर ऑफ 30 psi। देखो अब हमें यहाँ से ऑयल सम प्रेशर भी गिवन है और ग्रेड ऑयल का ये भी पता है कि ये एसएई ग्रेड 20 ऑयल है, इसका मतलब है कि हम यहाँ से इसकी विस्कोसिटी वगैरह निकाल सकते हैं। द जर्नल डायमीटर डीजे इज 1.75 विद द यूनिलैटरल टॉलरेंस ऑफ, ये बेसिकली 0.002 इंच है, ठीक है। द सेंट्रल सर्कमफेरेंशियल बुशिंग हैज अ डायमीटर dB of 1.753 with a unilateral tolerance of 0.004. The length over diameter ratio of the two half bearing, ठीक है, that constitute complete pressure fed bearing is 1/2, ठीक है। यानी कि बेसिकली ये जो ये सिंगल है इसकी 1/2 है लाजमत है, और फिर ये भी 1/2 है। अच्छा जी, द जनरल एंगुलर स्पीड इज 3000 पर रेवोल्यूशन पर मिनट या फिर 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, एंड द रेडियल स्टेडी लोड इज 900 LBF, यानी कि आपको स्टार्टिंग लोड भी गिवन है। द एक्सटर्नल सम्प इज मेंटेन्ड एट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट एज लॉन्ग एज नेसेसरी। हीट ट्रांसफर डज नॉट एक्सीड 800 BTU पर आवर, यानी कि हमें ऑयल सम्प का टेम्परेचर भी दे दिया और हमें यह भी बता दिया कि जी हमने ये हीट ट्रांसफ़र यहाँ से एक्सटेंड नहीं करना। 3 पार्ट्स में हमारे क्वेश्चन जो है डिवाइड होगा। हमने स्टडी स्टेट एवरेज फिल्म प्रेशर निकालना है, कंपेयर करना है H0 Tmax और PST विद ट्रम्पलर क्राइटेरिया, और एस्टिमेट कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्लाइड फ्लो, ठीक है, हीट लॉस एंड पैरासिटिक फ्रिक्शनल टॉर्क। पार्ट ए की तरफ आ जाते हैं। सिंपल, हमने एवरेज टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। सो दैट इज इनलेट टेम्परेचर प्लस डेल्टा T/2। अब इशू ये है कि हमारे पास डेल्टा T नहीं है और डेल्टा T हमें करना पड़ेगा एज्यूम, ठीक है जी। सो डेल्टा T को अप्रोक्सीमेशन के लिए ना हमारे पास एक ये रिलेशन मौजूद है, ठीक है। डेल्टा TF इज इक्वल टू, ठीक है, उसके लिए एक ये सिंपल हमारे पास समरफील्ड नंबर और लोड वगैरह वो खैर हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन भी हैं, ठीक है। अब देखिए रेडियस जो है हमें गिवन है यहाँ, अगर मैं इसमें देखूँ रेडियस हमारे पास जो है 0.875 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं बात करता हूँ आपके पास S की, ठीक है। समरफील्ड नंबर जो है वो हमारे पास ये रिलेशन यूज़ होता है, ठीक है, R/C म्यू N/P, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है कौन कौन सा डाटा जो है अभी हम निकाल सकते हैं। तो ये जो क्लियरेंस है, ठीक है, क्लियरेंस आपके पास क्या होती है, जो डायमीटर आपके पास हो गया बेरिंग का माइनस डायमीटर हो गया जर्नल का। सो ये दोनों को डिवाइड करते हैं और इसको हम अगर फाइंड आउट करता हूँ तो वो मेरे पास बनेगा, अच्छा इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं ताकि रेडियल ही आ जाए। सो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, सो ये मेरे पास रेडियल क्लियरेंस आ जाएगी 0.0015। सो मैंने ये भी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ से प्रेशर भी नहीं है, ठीक है। और मैं प्रेशर अगर फाइंड आउट करना होता है, सो प्रेशर के लिए जो मेरे पास रिलेशन है, हाँ ठीक हो गया, ये फाइंड आउट कर लिया हमने। प्रेशर है, प्रेशर के लिए रिलेशन जो है वो W/4RL है, ठीक है। L डैश भी नोन नहीं है,
एल ओवर डी हमें पता है कि वो 1/2 है, ये 1/2 है, डायमीटर जो है मेरे पास नोन है, तो मेरे पास जो एल डैश है, ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि एल डैश इज इक्वल टू d/2। सो ये मेरे पास बनेगा 0.875 इंच। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास अगर मैं प्रेशर फाइंड आउट करना हो, सो W जो है वो मेरे पास था 900, ठीक है, 4 हो गया मल्टीप्लाई बाय R जो कि मेरे पास है 0.875 और मल्टीप्लाई बाय लेंथ जो है वो भी मेरे पास है 0.875। ये बेसिकली 1.75 गिवन था, सो उसको हाफ किया हमने, ठीक है। तो अच्छा जी, ये आ गया। सो ये वैल्यू मेरे पास जो प्रेशर की है ये मेरे पास बनेगी 294 PSI। अच्छा जी, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं इस रिलेशन में देखूं, n जो है हमें 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड गिवन है, r भी गिवन है, सो पीछे रह जाता है म्यू। म्यू के लिए हमारे पास हमने क्या किया कि हमने इनिशियल जो टेम्परेचर था ना, जो इनिशियल टेम्परेचर हमने एज्यूम किया कि जी आइट्रेशन के लिए कि वो हमारे पास है 170 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करो कि जो बेसिकली ट्रम्पलर क्राइटेरिया ना वो ये कहता है कि ये देखो, अगर आपके पास ये आपके पास लुब्रिकेंट है ना, तो यहाँ इनलेट पे टेम्परेचर और होना है और इस पॉइंट पे टेम्परेचर और होना है, यानी कि जो पॉइंट शाफ्ट के साथ इन कॉन्टैक्ट है वहाँ टेम्परेचर और होगा, यहाँ टेम्परेचर होगा और। तो वो कहता है कि आपने यहाँ मिड प्लेन पे जो है आपने यहाँ ले लेना। मैं कह देता हूँ कि जी हम ये जो टेम्परेचर है, लेट्स से ये फ़र्ज़ किया कि हम ये 170 फ़ारेनहाइट ले लेते हैं, ये 170 फ़ारेनहाइट लेते हैं। और ऐसे ही ग्रेड जो है अगर हमारे पास यहाँ देखें, अच्छा अब देखो, ये 170 फ़ारेनहाइट हमने एज्यूम किया हुआ है, ये हमारे पास रिलेशन है, किसी भी पॉइंट पे हमने डेंसिटी निकालनी हो, म्यू नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ बी ओवर टी प्लस 95। सो म्यू नॉट हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। सो ऐसे ही 20 के अगेंस्ट देखो 0.0136, एक्सपोनेंशियल ऑफ बी की वैल्यू देखो 1271.6, ठीक है, प्लस 95, ठीक है, और टी जो है वो हमारे पास 170 है। सो म्यू जो है वो मेरे पास यहाँ आ जाएगा तकरीबन 1.65 राइन, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू 1.65 इंटू 10⁻⁻⁶ या फिर माइक्रो राइन, ठीक है। सो अच्छा जी, ये होगी एक चीज़, ठीक है। उसके बाद जो है हमने मिनिमम फिल्म थिकनेस भी निकालनी है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ देखूँ, सो अब मेरे पास ये रिलेशन आ गया। अब मैं इस इक्वेशन में बात करूँ, समरफील्ड नंबर आ गया, W मेरे पास नोन है, FR ओवर C अब हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये भी अभी मेरे पास पेंडिंग है। उसके बाद ये जो PS है, ठीक है, अभी इसको भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो समरफील्ड नंबर है वो हमारे पास नोन है, ठीक है। समरफील्ड नंबर जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास बनता है 0.0955, ठीक है। मैं बल्कि यहाँ लिख देता हूँ S=2 0.0955। सो ये देखो, ये आपके पास 0.1 है और यहाँ करके वो 0.0955 की लाइन होनी है। ये L/D आपके पास 1/2 है, सो इसके अगेंस्ट आपके पास जो है यहाँ से मिनिमम फिल्म थिकनेस आ जानी है। ओके, हम कुछ यहाँ मौजूद थे। देखो, हमारे पास ये ग्राफ है, आपके पास समरफील्ड नंबर हमने फाइंड आउट किए थे, ठीक है। समरफील्ड नंबर वो तमाम पैरामीटर्स को जब फाइंड आउट किया था, सो हमारे पास समरफील्ड नंबर जो है वो आया था 0.0955। आपने 0.0955 जहाँ भी आपने वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आपने यूँ एक्सटेंड करनी है, 1/2 है, जहाँ ये मीट कर रहा है उसके अगेंस्ट जो है आपने यहाँ से आपने बल्कि इनफैक्ट आपने इधर को मूव करना है, ठीक है, ये इधर को। सो आप ये देख रहे हो एसेंट्रिसिटी रेशो E जो है एप्सिलॉन आपके पास यहाँ से आपके पास ये आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एसेंट्रिसिटी रेशो 0.8। अब मेरे पास जो पैरामीटर मिसिंग है वो FR/C है। सो FR/C अगर आप यहाँ इस रिलेशन में देखोगे, ठीक है, और ये देखो समरफील्ड नंबर 0.0955, यानी कि ये लाइन यहाँ से एक्सटेंड की, ये 1/2 वाली लाइन है, इसके अगेंस्ट आप इसको ड्रॉ करोगे। सो आपके पास ये FR/C जो है ये आपके पास आ जाएगी 3.3,
मैं एक मिनट आपको ना ज़्यादा क्लैरिटी के लिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, डेट वुड बी ईजी। ये देखें, ये जो ग्राफ है ये हमारे पास टेम्परेचर के लिए था ये, और लेट मी चेक, यस ये एफ आर ओवर सी के लिए देखें ये हमारे पास जो है वो ग्राफ मौजूद है, ठीक है, कुछ इस तरह से है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसी तरह सेंट्रिसिटी रेशो के लिए जो है ग्राफ हमने यहाँ देखा था, सो यस दिस वन इज़ फॉर सेंट्रिसिटी रेशो, जो कि मैं वहाँ हमने यूटिलाइज की, सो यहाँ ज़रा क्लियर है। एनीवेज, अच्छा जी, मूविंग ऑन, हम मूव करते हैं और कुछ यहाँ हम मौजूद थे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ तक आपने कर लिया ना, अब हमने क्या करना है कि अब आपके पास यहाँ से डेल्टा टी एफ आ जाना चाहिए। सो जब हम कैलकुलेशंस करते हैं ना, सो हमारे पास ये डेल्टा टी एफ या फिर द चेंज इन द टेम्परेचर, या फिर आप कह लें कि जो फिल्म टेम्परेचर है उसमें क्या चेंज आ रहा है। सो ये जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी एफ या फिर डेल्टा टी, ये आपके पास आता है 91.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, टी ए वी, दैट वुड बी इक्वल टू इनलेट टेम्परेचर, ठीक है, जो कि हमने इनिशियली एज्यूम किया कि वो आपके पास एक मिनट रुकें, बल्कि आप यहाँ से ये देखें, हमने इनिशियल जो है एज्यूम किया कि हमारे पास जो ट्रायल टेम्परेचर टी एफ है वो हमारे पास 170 था, ठीक है, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल उसी तरह थी। डेल्टा टी एफ जो है वो हमारे पास आया 91.1 डिग्री अभी फिल इस केस में, ठीक है। सो दैट वुड बी टी ए वी इज इक्वल टू टी इन, ठीक है, जो कि हमारे पास ये है बेसिकली 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और प्लस करेंगे 91.1 डिवाइडेड बाई 2, सो ये वैल्यू हमारे पास आती है 165.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि यहाँ आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इशू ये कि ये जो हमने ट्रायल लिया ना, ये बेसिकली ट्रायल ये सही नहीं है, सो इसका मतलब है कि हमें जो टेम्परेचर ऑफ द फिल्म है वो हमें मज़ीद थोड़ा सा कम करना है फॉर एक्यूरेट डिसीजन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमारे पास ये 120 कहाँ से आया, ठीक है। सो ये 120 हमारे पास आया है यहाँ से, ये देख रहे हैं कि एक्सटर्नल सम्प इज मेंटेन्ड एट 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक हो गया। सो हमने वहाँ से ये टेम्परेचर लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ तक तो हमारे पास है इनिशियल ट्रायल, ठीक है। अब आपने ये वैल्यू ली थी 170, फिर आप वैल्यू लोगे 168.5, 168.5 लेने के बाद आपने क्या करना है कि ये तमाम प्रोसीजर आपने दोबारा फॉलो करना है। मसलन आप यहाँ म्यू के ऊपर आओगे, म्यू के ऊपर आप देखोगे ये आपके पास जो है विस्कोसिटी चेंज होगी, उसके बाद जो है आपके पास ये बेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर ये चेंज होगा, यानी कि सोमरफील्ड नंबर इनफैक्ट चेंज होगा, तो आपके पास ये वैल्यू चेंज होगी, ये चेंज होगी, और आप इसको दोबारा यहाँ से करोगे 17, जिस तरह अब इस केस में आप देख रहे हो कि डेल्टा टी एफ अब जब 168.5 रखोगे ना तो 197.1 आएगा। जब आप इसको करोगे ना अब सॉल्व, यानी कि टी ए वी इज इक्वल टू 120 प्लस 97.1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आपके पास आंसर आएगा 168.5। तो इसका मतलब है कि ये आइट्रेशन सही है, जो फ्लूइड टेम्परेचर था, जब फिल्म टेम्परेचर आपने 168.5 रखा था वो सही, और एवरेज टेम्परेचर 168.5 है। तो ये कंडीशन जो है आपके पास ये बिल्कुल सही होगी, यानी कि टेम्परेचर ओवरऑल यूनिफॉर्म ही रह रहा है एक तरह से आपके पास। तो ये जो है आपके पास आइट्रेशन, या कह लें कि ये जो डाटा सेट है वैल्यूज़ का, ये एक्यूरेट है, और हम इनको आगे कंसिडर करेंगे। अब देखो पार्ट बी में आ जाते हैं। पार्ट बी में देखो हमने टेम्पलर डिज़ाइन क्राइटेरिया को वेरीफाई करना था। देखो मिनिमम फिल्म थिकनेस वो हमारे पास जो है आपके पास जो है ग्रेटर दैन इक्वल होनी चाहिए आपके पास एच मिनिमम से, ठीक है। सो यहाँ आप देख रहे हो एच नॉट हमारे पास है 0.000270, और अगर हम यहाँ से एच नॉट अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, एच मिनिमम फाइंड आउट करने की कोशिश करें, सो डैट वुड बी 1 माइनस एसेंट्रिसिटी विच इज़ 0.792, और हमारे पास जो क्लियरेंस है, ठीक है, विच इज़ अभी हमने यहाँ फाइंड आउट की थी
न्यूमेरिकल में जो कि आपके पास भी नोट होगी, डैट इज़ 0.0015, ठीक है। सो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट वुड बी अराउंड 1 - 0.792 और मल्टीप्लाई इसको करना है हमने 0.0015 के साथ, सो विच इज़ ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.000312। अगर आप यहाँ देखो तो इट इम्प्लाइज कि हमारे पास 0.000312 इज़ ग्रेटर देन 0.000270। सो इसका मतलब है कि ये ओके है। अच्छा, इसी तरह जो हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर है डैट वुड बी टी एस प्लस डेल्टा टी, यानी कि 217.1 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है, जो कि लेस देन 250 फ़ारेनहाइट है, ये भी ओके है। इसी तरह जो हमारे पास प्रेशर है, यानी कि जो स्टार्टिंग लोड हमने डिस्कस किया और स्टार्टिंग प्रेशर जो है वो हमारे पास बन रहा है 294 psi, जो कि हमारे पास 300 psi से कम है। सो इसका मतलब है ये भी ओके है, ठीक है। क्योंकि टेम्पलर क्राइटेरिया में 4 हमारे पास चीज़ें थी ना। एक चीज़ हमने बात की थी कि मिनिमम फिल्म थिकनेस हमारे पास, एक हमने मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की थी, एक हमने बात की थी कि जो स्टार्टिंग लोड है, ठीक है, लाजमी बात है इसकी रेशो। सो ये बेसिकली ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया बनता है, सो बेसिकली ये आपके पास प्रेशर ही है, ये जो तमाम है ये प्रेशर ही हुआ, ठीक है। सो हमने वो स्टार्टिंग प्रेशर भी निकाल लिया, ठीक है। तो अच्छा, अब जो है अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी बात करें, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अब ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हमारे पास ये 2 नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये लिमिट देखें ये 300 और 294 है। अगर आप इसको फाइंड आउट भी करते तो आपके पास ये 1 पॉइंट समथिंग बनती है, ये आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 नहीं है। सो इसका मतलब है कि ये कंडीशन सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने जो है टेम्पलर डिज़ाइन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली हमने फाइंड आउट कर दिया, यानी कि आप सिंपल इसको 300 डिवाइडेड बाई 294 करो, सो डिवाइडेड बाई 294, सो ये हमारे पास बनता है 1.0204। सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है। सो इसका मतलब है कि ये लेस देन 2 है। सो सेफ्टी से थोड़ा सा यानी कि कहने के हमें खदशात हैं, बाकी जो है पैरामीटर वो सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट बेसिकली जो है हमने हीट लॉसेस वगैरह जो है उसको फाइंड आउट करना था। सो उसके लिए हीट लॉस के लिए हमारे पास जो रिलेशन है डैट इज़ म्यू सी पी क्यू एस डेल्टा टी, क्यू एस फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन है। इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पाई मौजूद है, आर मौजूद है, सी मौजूद है, उसके बाद म्यू जो है वो भी हमारे पास जो है गिवन है, ठीक है, और हमारे पास एल डैश भी गिवन है, एसेंट्रिसिटी रेशो भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पी एस जो है बेसिकली किसका है, जो ऑयल पंप का प्रेशर है, ठीक है, यानी कि बेसिकली जो सप्लाई कर रहा है। सो हमारे पास वो भी 30 psi हमें गिवन था। सो हमारे क्यू एस या फिर कह लें कि जो हीट ट्रांसफ़र या फ्लो रेट जो था वो हमने डिटरमिन किया, वो फ्लो रेट डिटरमिन किया। तो हम यहाँ से हीट लॉसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसकी भी हमें लिमिटेशन उसने यहाँ दे दी थी कि जो है वो 800 LBTU पर 800 BTU पर आवर से एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमारे केस में जो हमारे लॉसेस हैं वो तो हमारे पास हैं 0.156 BTU पर सेकेंड, ठीक है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ पर आवर में, ठीक है, सो 0.156 मल्टीप्लाई बाय 3600, सो ये मेरे पास बनते हैं 561.6 BTU पर आवर, ठीक है। इसका मतलब है कि इट इज़ सेफ। इसी तरह अब हमारे पास सिंपल हमारे पास टॉर्क रह गया है, ठीक है। सो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको बल्कि हम यहाँ ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं कि F/R/C हमने डिटरमिन किया था, अगर आपको याद हो, ये देखें 3.39, ठीक है। सो हमने क्या किया कि R जो है हम यहाँ से इसको यूँ भी हम इसे पुट कर सकते हैं कि
यानी कि इसको बेसिकली उसने यूँ किया एफ इंटू आर इंटू डब्ल्यू, और यहाँ उसने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सी कर दिया, ठीक है, इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो एफ आर ओवर सी आपको नोन था, ठीक है, और सी जो है वो अब आपको गिवन था, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं वहाँ सी लिख रहा हूँ तो मुझे फिर यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सो ये उसने किया और सिंपल यहाँ से टॉर्क जो है उसने सॉरी फ्रिक्शनल टॉर्क उसने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो इस तरह जो है कह लें कि हमारा ये जो ऑयल जो बेसिकली जो हाइड्रोडायनामिक बेरिंग या फिर जो जर्नल बेरिंग का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। एग्जांपल्स को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो एंड विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।